हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। आज हम विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 11 का ये फर्स्ट पार्ट देखेंगे और हर क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि दोस्तों एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़े वो आपको ज्यादा दिन तक याद हो जाए दोस्तों, और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से आप बोर ना हो। और दोस्तों वीडियो को कृपया लास्ट तक जरूर देखिए ताकि जो ट्रिक्स बताए जाए वो आपको दोस्तों मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पहला है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, भारत का महान्यायवादी विधिज्ञ परिषद का पदेन सदस्य होता है। और तीसरा दिया है यह भारत में विधि शिक्षा के मानकों को निर्धारित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 और डी केवल 1। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, इसमें बात हो रही भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखें कि इसका दोस्तों गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका गठन जो है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के द्वारा दोस्तों इसका किया गया था। और यह दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि दोस्तों पहला वाला जो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दोस्तों कि भारत का महान्यायवादी विधिज्ञ परिषद का पदेन सदस्य होता है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि यह भारत में विधि शिक्षा के मानकों को निर्धारित करती है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसके सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में सेकंड है कि मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपीएटी पर निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रदर्शित होती है? पहला, उस उम्मीदवार का नाम जिसके पक्ष में मतदान किया गया है। दूसरा, उम्मीदवार या दल का चिन्ह। और तीसरा, मतदाता का नाम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि दोस्तों वीवीपीएटी। इसका दोस्तों पूरा नाम क्या होता है? तो इसका दोस्तों पूरा नाम वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है दोस्तों। और ये दोस्तों क्या है, ये एक स्वतंत्र प्रणाली है और ये दोस्तों इसलिए लाई गई थी ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसका उपयोग करके इससे मतदाता इस बात की पुष्टि कर पाते हैं कि उनका जो मत है वो उसी को गया है जिसको वो मत देना चाहते थे दोस्तों। और अब अपन देखें कि जब एक मत दोस्तों डाला जाता है तो उसमें एक दोस्तों पर्ची मुद्रित होती है उसमें, और उसमें दोस्तों उस उम्मीदवार का नाम जिसके पक्ष में मतदान किया गया है दोस्तों, तो उसका नाम आता है उसमें। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि उम्मीदवार या दल का चिन्ह भी आता है दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मतदाता का नाम नहीं आता, जो व्यक्ति उसमें वोट डालता है उसका उसमें नाम नहीं आता कि इस व्यक्ति ने आपको वोट डाली है, यानी कि दोस्तों उसका नाम उस पर्ची में नहीं आता है दोस्तों, यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 इसका सही है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है या है? पहले दिया है कि इसका अधिदेश समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के हितों का निरीक्षण करना है। दूसरा दिया है कि किसी भी शिकायत की जांच करते समय इसके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। और अब अपन देखें दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है कि ये दोस्तों क्या है। तो इसका दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद है 338 का जो बी है दोस्तों, उसमें इसका वर्णन किया गया है। और उसमें कहा गया है कि यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि इसका अधिदेश समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों का निरीक्षण करना है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं दोस्तों उसका निरीक्षण नहीं करना है, बल्कि जो सामाजिक रूप से और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग है दोस्तों उसका निरीक्षण करना है। और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया है कि किसी भी शिकायत की जांच करते समय इसके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि राष्ट्रीय आंकड़ा साझेदारी एवं अभिगमता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा उत्पन्न आंकड़ों तक खुली पहुंच पर अंकुश लगाना है। दूसरा है यह सार्वजनिक के साथ साथ निजी संगठनों द्वारा सृजित सभी आंकड़ों पर लागू होता है। और तीसरा दिया है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3
और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है राष्ट्र, और अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है राष्ट्रीय आंकड़ा साझेदारी एवं अभिगमता नीति। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये इसका जो लक्ष्य है दोस्तों भारत सरकार की विभिन्न संस्थानों द्वारा सृजित आंकड़ों तक सक्रिय और खुली पहुंच के लिए सक्षम प्रावधान और मंच प्रदान दोस्तों करना है। और इसमें जो दोस्तों इसमें पहला दिया है इसका कि इसका उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा उत्पन्न आंकड़ों की खुली पहुंच पर अंकुश लगाना है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंकुश ना लगा के दोस्तों वहां तक पहुंच अपन को बनाना है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि यह सार्वजनिक के साथ साथ निजी संगठनों द्वारा सृजित सभी आंकड़ों पर लागू होता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ सार्वजनिक जो संगठन होते हैं दोस्तों उसमें बस लागू होता है, ना कि निजी संगठनों में लागू होता है दोस्तों। और जो तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी होती है दोस्तों। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सहयोग से नीति के समन्वय और निगरानी की जो बुनियादी होती है उसका कार्य करता है दोस्तों, ना कि एक नोडल एजेंसी होता है। यानी कि दोस्तों तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक चार्टर के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों। ए नंबर दिया है कि इसमें संगठन का विजन और मिशन वक्तव्य सम्मिलित होता है। बी दिया है यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय है इसलिए न्याय योग्य है। सी दिया है यह नागरिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। और डी दिया है इसमें सेवा प्रदायगी के मानक सम्मिलित होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो नागरिक चार्टर है दोस्तों इसके संदर्भ में बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो पहला दिया है कि इसमें संगठन का विजन और मिशन वक्तव्य सम्मिलित होता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाए। और इसमें जो दोस्तों बी नंबर दिया है कि ये कानूनी रूप से परिवर्तनीय है और इसलिए न्यायालय योग्य भी है। यानी कि दोस्तों बी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है और ना ही ये न्याय योग्य है दोस्तों। और जो इसमें दोस्तों यानी कि ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो सी नंबर दिया कि यह नागरिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसमें डी नंबर दिया कि इसमें सेवा प्रदायगी के मानक जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय है इसलिए यह न्याय योग्य नहीं है। यानी कि दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 6 है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पहला दिया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान है। दूसरा दिया है केंद्रीय सतर्कता आयोग का व्यय भारत की संचय निधि पर भारित होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसका गठन कब किया गया था दोस्तों। तो इसका गठन फरवरी 1964 में दोस्तों इसका गठन किया गया था, ताकि दोस्तों जो भ्रष्टाचार है उस पर दोस्तों अंकुश लगाया जा सके। और दोस्तों इसका जो गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो वो दोस्तों श्री के संथानम जो थे दोस्तों उनकी अध्यक्षता में हुआ था। जो के संथानम थे दोस्तों उनकी अध्यक्षता में हुआ था। और दोस्तों अब अपन देखिए कि इसको अपन दोस्तों ट्रिक से याद कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए इसमें आ रहा है शब्द सतर्कता, यानी कि सतर्कता रखनी चाहिए अपन को। अंदर से क्या रखनी चाहिए दोस्तों, सतर्कता रखनी चाहिए, ताकि अपना कोई काम ना बिगड़ सके। तो उसके लिए दोस्तों अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को थम कर चलना पड़ेगा, यानी कि संथानम। यानी कि दोस्तों अपन को यदि किसी वस्तु या कोई चीज को अपन को यदि बचानी है और अपन को यदि सतर्कता रखनी है तो अपन को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, थम कर चलना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों संथानम समिति जो है उसके अध्यक्षता में दोस्तों लाया गया था। और अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का व्यय भारत के संचय निधि पर भारित होता है दोस्तों। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष है। ए दिया है केंद्रीय गृह मंत्री, बी दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सी दिया है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और डी दिया है प्रधानमंत्री। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है कि केंद्रीय हिंदी समिति, यानी कि दोस्तों हिंदी क्या है, पूरे प्रदेश की क्या, वो पूरे भारत की, यानी वो प्रधान है। यानी कि दोस्तों इसका कौन हो जाएगा, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी प्रधानमंत्री।
क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है हिंदी, और हिंदी क्या है दोस्तों पूरे भारत देश की क्या है प्रधान भाषा, यानी कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र है। पहला दिया है अनुसूचित जनजाति के सदस्य, दूसरा दिया है निःशक्त जन, तीसरा दिया है बालक और चौथा दिया है महिलाएं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है कि विधिक सेवा यानी कि जो भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो है दोस्तों वो क्यों लाया गया था दोस्तों, वो इसलिए लाया गया था दोस्तों ताकि जो अनुसूचित जनजाति हैं, निःशक्त जन है, बालक और महिलाएं हैं, इनको दोस्तों क्या हो सके निःशुल्क जो है विधिक सहायता यानी कि दोस्तों जो न्याय है वो उनको मिल सके। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 इसके सही आंसर है। और ये दोस्तों किस अनुच्छेद में लाया गया था, तो इसको दोस्तों भारत के जो संविधान अनुच्छेद 39 का जो ए है दोस्तों उसके द्वारा ये उपबंध किया गया था। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस के मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है या बाधाएं हैं। पहला दिया है अत्यधिक केंद्रीकरण और नीतियां एवं कार्य योजनाएं, दूसरा दिया है नागरिकों द्वारा नियमों के अनुपालन का निम्न स्तर, तीसरा दिया है निष्पादन मूल्यांकन पद्धतियों की अप्रभावी संरचना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसे शब्द आ रहा है गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन दोस्तों, इसके संदर्भ में अपन को बताना। तो इसका दोस्तों जो इसमें पहला दिया है कि अत्यधिक केंद्रीकरण और नीतियां एवं कार्य योजना यदि अपन लाएंगे तो उसमें दोस्तों बाधाएं आएंगी, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि नागरिकों द्वारा नियमों के अनुपालन का निम्न स्तर यदि हो जाएगा तो भी बाधा आएंगी, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दोस्तों तीसरा दिया कि निष्पादन मूल्यांकन पद्धतियों की अप्रभावी संरचना यदि होती है तो भी दोस्तों बाधाएं आएंगी, यानी कि दोस्तों इसके तीनों आंसर सही हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित विषयों में से किन पर सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी से परामर्श किया जाता है। पहला दिया है एक सेवा से दूसरे सेवा में प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता से संबंधित विषय पर, दूसरा दिया है नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण करते समय से, और तीसरा दिया है सिविल हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक विषयों पर। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो ए नंबर दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हीं से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें अपन को बताना है दोस्तों कि जो भारत सरकार है द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है दोस्तों किन किन बातों के लिए। तो पहला जो दिया है कि एक सेवा से दूसरी सेवा में यदि उनको प्रोन्नति या पदोन्नति की जाती है या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता से संबंधित यदि कोई विषय है तो उस पर दोस्तों उन पर परामर्श किया जाएगा, यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करते समय उनसे परामर्श किया जाएगा दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि कोई पिछड़े वर्ग है उनके पक्ष में यदि नियुक्तियां करना है या पदों पर आरक्षण करना है दोस्तों, तो उसके लिए किसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग जो है उससे परामर्श करने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। और जो इसमें दोस्तों तीसरा दिया है कि सिविल हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक विषयों पर, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि दोस्तों कोई विषय है उनको यदि प्रभावित करते हैं तो उसके लिए दोस्तों उनसे पहले परामर्श लेना जरूरी होगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 दोस्तों सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन वार्षिक सर्वेक्षण शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी कि ASER को प्रकाशित करता है। ए दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी दिया है शिक्षा मंत्रालय, सी दिया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हीं से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो वार्षिक सर्वेक्षण यानी कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी कि ASER होता है दोस्तों, ये कौन प्रकाशित करता है दोस्तों, तो इसको दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रकाशित नहीं करता, ना ही शिक्षा मंत्रालय और ना ही सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
मंत्रालय इसको प्रकाशित करता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको प्रकाशित कौन करता है? तो इसको दोस्तों प्रकाशित करता है प्रथम जो होता है दोस्तों, उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों क्या होता है? और ये दोस्तों भारत के जो प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले में जो बच्चे होते हैं उसकी स्कूली शिक्षा की स्थिति और अध्ययन का दोस्तों इसमें अनुमान लगाया जाता है। तो अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अनिवार्य मतदान आरोपित करने के प्रस्तावित कारण है या है? पहला दिया है मतदान का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार होता है जिसका प्रयोग करने या न करने के संबंध में नागरिक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। दूसरा है कि इसका परिणाम उच्चतर स्तर की राजनीतिक वैधता होती है क्योंकि यह उच्चतम मतदान प्रकाशित पर आधारित होता है। और तीसरा दिया है कि मतदाताओं को आकर्षित करने का कार्य दलों को सौंपने से मतदाताओं की रुचि और राजनीतिक में उनकी सहभागिता बेहतर रूप से परिलक्षित होती है। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो अनिवार्य मतदान है दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों? तो अनिवार्य मतदान को दोस्तों एक विधि द्वारा प्रभावी बनाया जाता है। इसमें पात्र जो होते हैं उनको नागरिक के और इसमें पात्र नागरिकों को पंजीकरण कराना और निर्वाचन में मतदान करना दोस्तों अनिवार्य होता है दोस्तों, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है अनिवार्य मतदान। और दोस्तों जो नागरिक ऐसा करने में विफल रहते हैं यानी कि जो दोस्तों मतदान नहीं करते हैं उनको दोस्तों इसका जुर्माना भी भरना पड़ता है या फिर उनको दोस्तों जुर्माना आरोपित किया जाता है उन पर। यानी कि दोस्तों अब अपन को बताना है कि अनिवार्य मतदान जरूरी है दोस्तों कौन कौन सा है। पहला दिया है मतदान का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार होता है जिसका प्रयोग करने या ना करने के संबंध में नागरिक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों ये है अनिवार्य मतदान। अनिवार्य मतलब कि दोस्तों उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा, वो चाहे किसी भी स्थिति में उसका प्रयोग करे। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें दूसरा है कि इसका परिणाम उच्चतर स्तर की राजनीतिक वैधता होती है क्योंकि यह उच्चतर मतदान प्रतिशत पर आधारित होता है। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि मतदाताओं को आकर्षित करने का कार्य दलों को सौंपने से मतदाताओं की रुचि और राजनीति में उनकी सहभागिता बेहतर रूप से परिलक्षित होती है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये मतदान क्योंकि दोस्तों ये अनिवार्य मतदान में नहीं आता बल्कि ये दोस्तों स्वैच्छिक मतदान में आते हैं। यानी कि दोस्तों पहला और जो तीसरा है ये स्वैच्छिक मतदान में आते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सांविधिक निकाय है। दूसरा दिया है कि यह अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करता है। और तीसरा दिया है कि यह अनुसूचित जातियों के लिए संविधान और किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और निगरानी करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC है दोस्तों ये क्या है दोस्तों? तो इसका दोस्तों पूरा नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। और इसका दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है यानी कि इसकी स्थापना की गई किस अनुच्छेद से दोस्तों? तो इसके दोस्तों भारत के जो अनुच्छेद है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 338 है दोस्तों, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये कहा गया है दोस्तों कि यह एक सांविधिक निकाय ना होकर ये एक दोस्तों संवैधानिक निकाय होगा। यानी कि दोस्तों जो पहला वाला है ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये सांविधिक निकाय ना होकर ये एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। और जो दूसरा है कि यह अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी के लिए दोस्तों ये जो आयोग है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और जो तीसरा है कि यह अनुसूचित जातियों के लिए संविधान और किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और निगरानी करता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 इसका सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों को निर्धारित करता है? ए दिया है राष्ट्रपति, बी संसद, सी केंद्रीय सरकार और डी दिया है राज्यपाल। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो राज्य सूचना आयोग है दोस्तों ये क्या है दोस्तों? इसका किस अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है? तो इसका दोस्तों अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों यानी कि RTI 2005 दोस्तों, इसके द्वारा इसका
जो प्रावधान किया गया है। और इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग होगा और राज्य के स्तर पर राज्य सूचना आयोग होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें अभी हाल ही में संशोधन किया गया था जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2019 बना था दोस्तों। और इसमें कहा गया था दोस्तों कि ये जो भत्ते होंगे, वेतन होंगे, उस सेवा होंगे, ये दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि वेतन, भत्ते और जो सेवा है उसको दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 15 है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि ईवीएम के उपयोग का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा दिया है कि ईवीएम आंकड़ों की एक केंद्रीकृत भंडारण सर्वर के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है। और तीसरा दिया है कि ईवीएम मतदान केंद्रों पर अनाधिकृत नियंत्रण यानी कि बूथ कैप्चरिंग की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि ईवीएम के उपयोग का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा जो है कि ईवीएम आंकड़ों की एक केंद्रीकृत भंडारण सर्वर के माध्यम से निरंतर निगरानी की जा सकती है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ईवीएम मशीन होती है वो एक स्वचालित मशीन होती है जो कि तार या बेतार वाली तकनीकी से या किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती दोस्तों। इसलिए जो है दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा है कि ईवीएम मतदान केंद्रों पर अनाधिकृत नियंत्रण यानी कि बूथ कैप्चरिंग, जो बूथ दोस्तों लूट के ले जाते हैं, उसकी संभावना जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर देता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ईवीएम जो होती है उसको भी आपराधिक तत्वों द्वारा बलपूर्वक लेकर भागा जा सकता है या उसको क्षति पहुंचाई जा सकती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अब अपन देखें दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन देखें दोस्तों कुछ जो ईवीएम मशीन है दोस्तों, इसका सबसे पहले उपयोग कब किया गया था? तो इसका दोस्तों सबसे पहले उपयोग 1998 में किया गया था। और किस राज्य में किया गया था दोस्तों? तो इसका दोस्तों 16 विधानसभा में किया गया था सबसे पहले, जो कि दोस्तों उसमें मध्य प्रदेश के 5 विधानसभा थे और राजस्थान के 5 थे और 6 जो थे दोस्तों वो दिल्ली के। यानी कि दोस्तों टोटल 16 विधानसभा जो थे दोस्तों उसमें इसका उपयोग किया गया था। और अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 16 है कि सर्वोत्तम सेवा प्रदाय उत्कृष्टता मॉडल के निम्नलिखित में से कौन से घटक है? पहला दिया है नागरिक अधिकार पत्र यानी कि सिटीजन्स चार्टर्स का प्रभावी कार्यान्वयन। दूसरा दिया है उत्तम लोक शिकायत निवारण पद्धति। तीसरा दिया है सेवा प्रदाय तत्परता और परिणामों की उपलब्धि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसे शब्द आ रहा है सर्वोत्तम सेवा। तो ये दोस्तों क्या होता है? ये एक दोस्तों आकलन सुधार मॉडल होता है जिसे देश में लोक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से विकसित किया जाता है दोस्तों। और इसको दोस्तों 2006 में इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो इसमें पहला दिया है कि नागरिक अधिकार पत्र यानी कि सिटीजन्स चार्टर का प्रभावी कार्यान्वयन होना दोस्तों, ये इसका घटक है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि उत्तम लोक शिकायत निवारण पद्धति है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि सेवा प्रदाय तत्परता और परिणामों की उपलब्धि करना है दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान में निम्नलिखित में से किन निकायों का उल्लेख किया गया है? पहला दिया है अंतर्राज्यिक परिषद, दूसरा दिया है क्षेत्रीय परिषद, तीसरा दिया है वस्तु एवं सेवा कर परिषद और चौथा दिया है उत्तर पूर्वी परिषद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2, 3 और 4, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है केवल 1, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि किनका उल्लेख दोस्तों संविधान में किया गया है दोस्तों, किन किन निकायों का। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि अंतर्राज्य के परिषद का दोस्तों किया गया है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ये केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय में सहायता प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। और इसमें जो दूसरा दिया है कि क्षेत्रीय परिषद दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि वस्तु एवं सेवा का परिषद दोस्तों, तो इसका भी दोस्तों 15 सितंबर 2016 को संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार दोस्तों 79 का जो ए है उसमें दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। यानी कि दोस्तों तीसरा वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा जो दिया है कि उत्तर पूर्वी परिषद दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 इसका सही है।
अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सुशासन सूचकांक यानी कि जीजीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन की स्थिति का आकलन करने के लिए व्यापक ढांचा है, और दूसरा दिया है कि यह राज्य स्तर पर संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी की प्रगति पर दृष्टि रखने में योगदान देता है। तीसरा दिया है कि यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 2 और 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि अपन को बताना है जो सुशासन सूचकांक यानी कि जीजीआई, इसका दोस्तों पूरा नाम होता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो जो पहला है दोस्तों कि यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन की स्थिति का आकलन करने के लिए व्यापक ढांचा है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा जो है कि यह राज्य स्तर पर संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी की प्रगति पर दृष्टि रखने में योगदान देता है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये नीति आयोग द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता, जबकि दोस्तों इसको हैदराबाद जो है दोस्तों उसके साथ भागीदारी की गई थी और उसी के द्वारा दोस्तों इसको प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह पेटेंट प्राप्तकर्ता की अनुमति की आवश्यकता के बिना पेटेंट कराए गए किसी विशिष्ट उत्पाद का निर्माण, उपयोग या विक्रय करने या पेटेंट कराई गई विशिष्ट प्रक्रिया का उपयोग करने का प्राधिकार है। और दूसरा है कि इसका TRIPS समझौता और भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो अनिवार्य लाइसेंसिंग है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया कि ये पेटेंट प्राप्तकर्ता की अनुमति की आवश्यकता के बिना पेटेंट कराए गए किसी विशिष्ट उत्पाद का निर्माण, उपयोग या विक्रय करने या पेटेंट कराई गई किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उपयोग करने का प्राधिकार है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि इसका TRIPS समझौता और भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि PFMS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया है कि PFMS का उद्देश्य भारत सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि CPSES के मध्य धन के प्रवाह की निगरानी करना है। दूसरा है कि यह वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रशासित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि PFMS है दोस्तों, इसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहले दिया कि PFMS का उद्देश्य भारत सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मध्य धन के प्रवाह की निगरानी करना है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो योजना होती है ये दोस्तों सार्वजनिक जो जवाबदेही होती है दोस्तों उसमें वृद्धि करने के लिए बेहतर निगरानी करती है, समीक्षा करती है और निर्णय करती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो पहला वाला है दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों धन के प्रवाह की निगरानी नहीं करता है, जबकि इसका जो काम होता है वो होता है दोस्तों सार्वजनिक जवाबदेही दोस्तों। और इसमें जो दूसरा है कि यह वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रशासित किया जाता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक पद धारण करता है। दूसरा दिया है कि वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए दिया केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें दोस्तों जो मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों यानी कि CIC, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो जो पहला है कि आयुक्त केंद्र द्वारा निर्धारित अवधि तक पद पर बना रहता है दोस्तों, यानी कि पद धारण करता है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि यह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये दोस्तों एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि दोस्तों ये सांविधिक निकाय है। और अब अपन देखते दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अब अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां भारत में पुलिस सुधार से संबंधित हैं?
पहला दिया है रिवेरो समिति, दूसरा नरेश चंद्र समिति, तीसरा पद्मनाभ भैया समिति और चौथा दिया है माली मत समिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 1, 3 और 4, सी दिया है केवल 1, 2 और 4, डी दिया है केवल 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि ऐसी कौन कौन सी समितियां हैं जो कि भारत में पुलिस सुधार में से संबंधित हैं दोस्तों। जो इसमें दोस्तों पहला दिया है कि रिवेरो समिति है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा यह जांचने के लिए गठित की गई थी कि क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्तुति अब भी प्रासंगिक है या नहीं दोस्तों। और यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है दोस्तों, यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, नरेश चंद्र समिति, क्योंकि दोस्तों इसका गठन पुलिस जो सुधार है इससे संबंधित नहीं था, जबकि इसका जो दोस्तों संबंध था वो एक ऐसे रक्षा उपायों से था दोस्तों, ना कि एक पुलिस सुधार से था। और जो तीसरा दिया कि पद्मनाभ भैया समिति, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो माली मत समिति है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1, 3 और 4 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है विभाग या संलग्न कार्यालय और दूसरी तरफ दिया है मंत्रालय। तो पहला दिया है कि राजभाषा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। दूसरा है विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है विदेश मंत्रालय है। तीसरा है कि भूमि संसाधन विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है? ए दिया केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी दिया केवल 2 और 3, डी दिया 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, इसको अपन दोस्तों पूरी टेक्स्ट याद करेंगे। तो इसमें दोस्तों अपन सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें जो पहला दिया है कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय विदेश मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा कि भूमि संसाधन विभाग जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर में ए केवल एक सही। अब अपन देखिए दोस्तों इसको अपन टेक्स्ट याद कैसे करेंगे। देखिए जो पहला दिया कि राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय, तो वो कैसे दोस्तों, जो राजभाषा यानी कि पूरे राज्य की भाषा है दोस्तों, तो वो कहाँ बोली जाएगी दोस्तों, घर के अंदर ही तो बोली जाएगी। यानी कि गृह मंत्रालय यानी कि गृह घर के अंदर बोली जाती है। जो राजा की भाषा जो होती है दोस्तों वो घर के अंदर ही बोली जाती है। और जो दूसरा है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है वो विदेश मंत्रालय के अधीन ना होके ये दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। इसको दोस्तों अपन ट्रिक से याद कैसे करेंगे। देखिए विदेश में अपन को व्यापार करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन को वहां पे जाके उद्योग खोलना है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि यदि अपन को विदेश में व्यापार करना है तो वहां पे अपन को उद्योग खोलने के लिए दोस्तों बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि दोस्तों वाणिज्य की जरूरत पड़ेगी। और जो तीसरा है कि भूमि संसाधन विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों ये इसके अधीन ना होकर ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। इसको दोस्तों अपन कैसे याद करेंगे। देखिए भूमि में यदि अपन को सुधार करना है और अपन को यदि विकास करना है तो अपन को कहां जाना पड़ेगा दोस्तों, गांव में जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों गांव में देखो अधिकतर विकास बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि यदि अपन को भूमि का सुधार करना है या भूमि का संसाधन करना है तो उसके लिए दोस्तों अपन को कहां जाना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपको तीनों आंसर आपके याद होंगे दोस्तों। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित में से किसके लिए निर्वाचन में जाति आधारित आरक्षण प्रदान किया गया है। पहला दिया है विधान परिषद, दूसरा दिया है ग्राम पंचायत, तीसरा राज्यसभा और चौथा दिया है नगर पालिका। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2 और 4, सी दिया है केवल 1 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो निर्वाचन से संबंधित है वो जाति आधारित आरक्षण दोस्तों किस किस में है दोस्तों। तो इसमें जो पहला है कि विधान परिषद, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद में दोस्तों किसी प्रकार से आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है दोस्तों। और जो दूसरा है कि ग्राम पंचायत है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और जो महिलाएं हैं उनके लिए दोस्तों इसमें आरक्षण किया गया है। और जो तीसरा है कि राज्यसभा दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो चौथा है कि नगर पालिका, तो इसमें दोस्तों सेम उसी प्रकार से आरक्षण किया गया है कि उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में बी केवल 2 और 4 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहले में दिया है कि सुर्खियों में रहे व्यापार समझौते और दूसरी तरफ दिया देश या क्षेत्र। तो पहला दिया है कि आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में है, दूसरा दिया है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता सार्क देश है, तीसरा दिया है मर्कोसुर जो है वो अफ्रीका क्षेत्र में है।
उपरोक्त युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित है या है? ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों कौन कौन से समझौते किसके देश के साथ है। तो इसमें जो पहला दिया कि आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एस और ई, एस का मतलब ही दोस्तों होता है दक्षिण और ई का मतलब होता है दोस्तों ईस्ट। और जो इसमें दूसरा है कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता जो सार्क देश के साथ है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा दिया कि मार्कोसुर जो है वो अफ्रीका में है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये अफ्रीका में ना होकर दोस्तों ये अमेरिका का जो है व्यापार ब्लॉक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 2 इसके सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निर्वाचन संबंधी सुधारों के संदर्भ में निर्वाचनों में नकारात्मक मतदान करने का नागरिकों का संवैधानिक अधिकार निम्नलिखित में से किस वाद में बरकरार रखा गया था? ए जन चौकीदार वाद 2004, बी लिली थॉमस वाद 2013, सी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वाद 2004 और डी भारतीय जीवन बीमा निगम वाद 1995। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है निर्वाचनों से नकारात्मक मतदान करने का नागरिकों का जो संवैधानिक अधिकार है दोस्तों वो किस वाद में बरकरार रखा गया था। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वाद 2004 में इसको बरकरार रखा गया था दोस्तों। तो अब बच जाते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है कि सीबीआई के लिए समान सहमति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया है कि यह सीबीआई को संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए दिया जाता है। दूसरा है कि गृह मंत्रालय सहमति देने हेतु नोडल प्राधिकरण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि सीबीआई के संदर्भ में अपन को बताना है। तो पहला जो दिया कि यह सीबीआई को संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए दिया जाता है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि यह गृह मंत्रालय सहमति हेतु देने हेतु नोडल प्राधिकरण है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये गृह मंत्रालय के अधीन न होकर दिल्ली विशेष पुलिस जो है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा, केवल 1 सही है। अब बन जाते दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 28 है कि लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? पहला दिया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्तर की नियुक्तियों पर सरकार को परामर्श देना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों यानी कि PSES में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए एक उपचार संहिता को सूत्रबद्ध करने पर सरकार को परामर्श देना। तीसरा है कि एक डेटा बैंक का निर्माण करना जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और उनके अधिकारियों के निष्पादन से संबंधित डेटा होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है कि केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें अपन को बताना है कि जो उद्यम बोर्ड है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। इसमें जो पहला दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्तर की नियुक्तियों पर सरकार को परामर्श देना, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये किसी प्रकार से सरकार को परामर्श नहीं देता है। और इसमें जो दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता को सूचीबद्ध करने पर सरकार को परामर्श देना दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि यह एक डेटा बैंक का निर्माण करना जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि PSES और उनके अधिकारों के निष्पादन से संबंधित डेटा होते हैं, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 29 है कि भारत में विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसे प्रत्येक 5 वर्ष पर पुनर्गठित किया जाता है। दूसरा है कि आयोग की अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया है ए दिया केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब बंदे के दोस्तों जो विधि आयोग है ये एक गैर सामाजिक निकाय है दोस्तों, और इसका जो है इसमें जो पहला दिया है कि इसे प्रत्येक 5 वर्ष पर पुनर्गठित किया जाता है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको प्रत्येक 5 वर्ष ना होकर दोस्तों इसको प्रत्येक 3 वर्ष में गठित किया जाता है। और जो दूसरा है कि आयोग की अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों
जो अनुशंसाएं होती है वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, जबकि ये उनकी स्वैच्छिक होती है, यानी कि वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, यानी कि दोस्तों ये परामर्शदात्री निकाय होते हैं दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो सही है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लोकपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया लोकपाल अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होती हैं जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की होती हैं। और दूसरा जो दिया लोकपाल का प्रशासनिक व्यय भारत की संचय निधि प्रभावित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो लोकपाल है दोस्तों इसके अपन को जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा तंत्र होता है जो कुछ निश्चित लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भी भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच करने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोक आयुक्त की स्थापना करता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि लोकपाल अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होती हैं जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की होती हैं दोस्तों। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि लोकपाल का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है दोस्तों। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है। वह इसके विवादित क्षेत्र होने का दावा करता है। यह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, यानी कि ये कहां पर स्थित है आपको बताना है दोस्तों। ए अरुणाचल प्रदेश में, बी भूटान में, सी बांग्लादेश में और डी दिया है नेपाल में। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों सकतेंग वन्यजीव। तो ये दोस्तों कहाँ पे है? तो ये दोस्तों जो स्थित है वो दोस्तों भूटान में। तो इसको दोस्तों अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए इसे शब्द आ रहा है सकतेंग, तो यानी किसी को शक है कि क्या वहां पे भूत है या नहीं, यानी कि भूटान दोस्तों। तो किसी को क्या है शक है वहां पे, तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। यदि किसी को शक होगा तो सकतेंग जो होगा वो कहाँ पे होगा दोस्तों? भूटान में है दोस्तों, कि उसको वहां पे लग रहा है कि भूत है वहां पे कि नहीं है दोस्तों। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में जारी की गई भारत में बाघों की स्थिति यानी स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि विश्व के 70% बाघ भारत में है। दूसरा दिया है बाघों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है। तीसरा दिया है विश्व में बाघों की सबसे बड़ी संस्पर्शी आबादी सुंदरवन में पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि अपन को बताना है कि जो भारत में बाघों की स्थिति है दोस्तों उसकी जो रिपोर्ट होती है दोस्तों उसके संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। और इसमें जो दोस्तों पहला दिया है कि विश्व के 70% बाघ जो है वो भारत में है दोस्तों। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि बाघों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बाघों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में न होकर ये मध्य प्रदेश में है। और वो दोस्तों कितनी है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों लगभग 526 जो है वो है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर में है कर्नाटक में, और कर्नाटक में उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर में है कर्नाटक, और कर्नाटक में 524 बाघ हैं दोस्तों। और इसमें जो तीसरा दिया है कि विश्व में बाघों की सबसे बड़ी संस्पर्शी आबादी सुंदरवन में पाई जाती है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अपन यदि देखें कि सबसे बड़ी यदि संस्पर्शी आबादी पाई जाती है तो वो दोस्तों सुंदरवन में ना होकर वो पश्चिम घाट में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों जो पश्चिम घाट में है नागरहोल हो गया, बांदीपुर हो गया, वायनाड, मुदुमलाई और सत्यमंगलम है दोस्तों। इसके जो दोस्तों BRT ब्लॉक है दोस्तों उसमें पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल एक सही है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लोकपाल संस्था के निर्माण की अनुशंसा सर्वप्रथम की गई थी। पहला ए नंबर दिया है कि योजना आयोग द्वारा, बी नंबर दिया है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, सी दिया है चतुर्थ विधि आयोग द्वारा और डी दिया है तृतीय वित्त आयोग द्वारा। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब देखिए दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है क्या? सर्वप्रथम, यानी कि पहली बार जो है लोकपाल संस्था का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में भी हो जाएगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जो है इसके अनुशंसा की गई थी दोस्तों। और देखिए दोस्तों क्योंकि इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों प्रथम और इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्थायी समिति न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसका उद्देश्य राज्यों, राज्य संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों से जुड़े विवादों के लिए समाधान सेवाएं प्रदान करना है। दूसरा दिया है कि इसे अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर सम्मेलन 1899 द्वारा स्थापित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है दोस्तों
इसके संदर्भ में बताना है। तो इसका दोस्तों उद्देश्य है कि राज्यों, राज्य संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों के से जुड़े विवादों के लिए समाधान सेवाएं प्रदान करना है दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर सम्मेलन 1899 द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला दिया है इसे ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि ओपीएचआई और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। दूसरा दिया कि यह सूक्ष्म बहुआयामी गरीबी का एक मापक है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश से सम्मिलित हैं। और तीसरा दिया कि एमपीआई का मान जितना अधिक होता है गरीबी की व्यापकता उतनी ही कम होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। और अपन देखिए दोस्तों कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसे ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि ओपीएच और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था दोस्तों। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसको 2010 में ऑक्सफोर्ड ने दोस्तों इसको विकसित किया गया था। और अब दोस्तों ये जो है 2020 में इसको प्रकाशित किया गया था जो कि दोस्तों ये 10वां प्रकाशन था। जो दूसरा है कि यह सूक्ष्म बहुआयामी गरीबी का एक मापक है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश सम्मिलित हैं दोस्तों। तो यह वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों ये बहुआयामी गरीबी का मापक तो है लेकिन ये विकसित देश में ना होकर सिर्फ विकासशील देशों में सम्मिलित है दोस्तों। यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि एमपीआई का मान जितना अधिक होता है गरीबी की व्यापकता उतनी ही कम होती है। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों एमपीआई को अपन 2 शब्दों में देते हैं, एक 0 और दूसरा 1 में। यदि दोस्तों इसका 1 मान होता है यानी कि ये बहुत अधिक है, यदि अधिक होगा तो गरीबी जो होगी दोस्तों वो भी बहुत अधिक होगी। यानी कि दोस्तों तीसरा वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो गरीबी सूचकांक होता है उसको 3 आयामों में नापा जाता है। जैसे दोस्तों पहला होता है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा दोस्तों जीवन का स्तर। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 सही। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है ई शासन पहल और दूसरी तरफ दिया है उद्देश्य। तो पहला जो दिया है कि ई प्रमाण का उद्देश्य है कि सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना। दूसरा दिया है कि मेघराज का जो उद्देश्य है वो पृथक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करना है। और तीसरा दिया है कि ई क्रांति का जो पहल है इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा प्रदान करना है। उपरोक्त युगों में से कौन सा इससे सही सम्मिलित है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। दिया कि ई प्रमाण का उद्देश्य है सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा प्रदान करना। और जो दूसरा है कि मेघराज का जो उद्देश्य है वो पृथक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करना। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि ई क्रांति, तो इसका उद्देश्य है कि सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना, ना कि ई प्रमाणीकरण करना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में बी केवल 2 सही है। अब देखते हैं अपन दोस्तों इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे। इसमें पहला जो दिया है कि ई प्रमाण, तो इसका जो दोस्तों उद्देश्य है कि ई प्रमाणीकरण दोस्तों सेवा प्रदान करना। तो ये दोस्तों बिल्कुल सीधा सीधा क्योंकि इसमें ई प्रमाण आ रहा है और इसमें दोस्तों ई प्रमाण आ रहा है। और दूसरा जो है कि मेघराज, तो ये दोस्तों पृथक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा। इसको दोस्तों कैसे याद करेंगे। दोस्तों मेघ का मतलब होता है बादल, और जो बादल होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं और ऐसा लगता है जैसे उसका वो अलग यानी आवाज कर रहा है, यानी क्लाउड कर रहा है दोस्तों, यानी साउंड कर रहा है। और दोस्तों जो तीसरा है कि ई क्रांति का जो उद्देश्य है वो सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना, क्योंकि दोस्तों इसमें आ रहा है ई क्रांति। क्रांति दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें आ रही है, सबसे ज्यादा क्रांति आ रही है सरकारी जो सेवा है और जो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है दोस्तों, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा इसमें क्रांति आ रही है। यानी कि दोस्तों जिसमें क्रांति आएगी वो यानी सरकारी सेवा हो गई। और क्योंकि दोस्तों सरकारी सेवा में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रांति मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं उसमें जा रहे हैं कि हमको सरकारी सेवा मिल जाए, हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, यानी कि बहुत ज्यादा क्रांति है दोस्तों। इस प्रकार आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षण ओपिनियन पोल मतदाताओं की मतदान संबंधी मंशा जानने के लिए मतदान से पूर्व किया जाता है, जबकि निर्गम मत सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल निर्वाचनों के पश्चात यह है पता लगाने के लिए किया जाता है कि मतदाताओं ने वास्तव में किसे मत दिया है। दूसरा है कि निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षण यानी कि ओपिनियन पोल ऐसे निर्वाचन
क्षेत्रों के लिए नहीं किए जा सकते हैं जहां मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है, जबकि निर्गम मत जो है सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल का प्रसारण मतदान के अंतिम चरण के संपन्न होने के पश्चात ही किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो ओपिनियन पोल होता है उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मतदाताओं की मतदान संबंधी मनसा जानना, और जो एग्जिट पोल होता है उसका मतलब होता है कि निर्वाचनों के पश्चात यह पता लगाना कि जो मतदाताओं ने वास्तव में किसे मत दिया है। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि ओपिनियन पोल जो होता है वो ऐसे क्षेत्रों के लिए नहीं किए जा सकते हैं जहां मतदान पहले संपन्न हो चुका है, जबकि निर्गम जो यानी कि एग्जिट पोल होता है उसका प्रसारण मतदान के अंतिम चरण के संपन्न होने के पश्चात ही किया जाता है दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि दोहरी नियंत्रण संरचना में पुलिस बल पर नियंत्रण पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट दोनों में निहित होता है। दूसरा है कि कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस बल पर नियंत्रण पूर्णतः जिला मजिस्ट्रेट में निहित होता है। और तीसरा दिया कि दोहरी नियंत्रण संरचना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर बल देती है, जबकि कमिश्नरी प्रणाली जो होती है जवाबदेही पर बल देती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि अपन को बताना है कि पहला जो दिया है कि दोहरी नियंत्रण संरचना जो है वो उसमें पुलिस बल पर नियंत्रण पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट दोनों में निहित होता है। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे शब्द है दोहरी नियंत्रण दोस्तों। जो दूसरा है कि कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस बल पर नियंत्रण पूर्णतः जिला मजिस्ट्रेट का होता है दोस्तों। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे शब्द है कमिश्नर यानी कि पुलिस की बात हो रही। तो उसमें दोस्तों जो पूर्णतः जो कंट्रोल होगा वो दोस्तों जो जिला का पुलिस अधीक्षक होगा उसका होगा, ना कि दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट का होगा। और जो तीसरा है कि दोहरी नियंत्रण संरचना शक्ति जो है पृथक्करण के सिद्धांत पर बल देती है, जबकि कमिश्नरी प्रणाली जो होती है जवाबदेही पर बल देती है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल एक और तीन सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राजभाषा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा दिया है कि यह आयोग राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर प्रतिबंधों के संबंध में अनुशंसा कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो पहला दिया है कि यह राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित नहीं है, जबकि दोस्तों इसको अनुच्छेद 3 द्वारा दोस्तों इसको प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें जो दूसरा है कि यह आयोग राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर प्रतिबंधों के संबंध में अनुशंसा कर सकता है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आदर्श आचार संहिता यानी कि एमसीसी के उल्लंघन के समतुल्य है? पहला दिया है कि निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना निर्वाचन अधिकारी का स्थानांतरण करना। दूसरा दिया है कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य के साथ अधिकारी यात्रा का संयोजन करना। और तीसरा दिया है कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक, डी एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो आदर्श आचार संहिता है दोस्तों, ये दोस्तों क्या होता है? ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए एक मापदंड होता है दोस्तों, और जो कि दोस्तों ये राजनीतिक दलों की सहमति से ही इसको विकसित किया गया था। और इन दलों द्वारा उक्त संहिता के सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी, और वे इसके शाब्दिक और अंतर्निहित भाव की दृष्टि से इसका सम्मान और इसका पालन करने के लिए दोस्तों प्रतिबद्ध होंगे। और इसमें जो पहले दिया है कि निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना निर्वाचन अधिकारी का स्थानांतरण यदि करोगे तो ये उसका उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही होगा। और जो दूसरा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य के साथ आधिकारिक यात्रा का संयोजन करना दोस्तों, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों किसी भी तरह से इसमें जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं किसी को भी आधिकारिक यात्रा करने का संयोजन नहीं है दोस्तों। और जो तीसरा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेना है दोस्तों, तो यह वाला भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल
एक सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित मामलों में से किसको राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटाने का आदेश देने से पूर्व जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करना अनिवार्य है। पहला दिया है कि यदि वह अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में संलग्न है। दूसरा दिया है यदि वह मानसिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। तीसरा दिया है यदि वह कदाचार का दोषी है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, 3, सी केवल 3, डी केवल 1 और 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों, इसके बारे में हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों 317 में कहा गया है। और इसमें जो पहला दिया है कि यदि वह अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में संलग्न होगा तो दोस्तों अपन को उच्चतम न्यायालय में संदर्भित करना अनिवार्य होगा। तो यह वाला दोस्तों को गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि यदि वह मानसिक शैथिल्य के कारण भी पद पर बने रहने के अयोग्य है तो यह वाला दोस्तों को गलत हो जाएगा। जबकि दोस्तों जो तीसरा है कि यदि वह कदाचार पाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 42 है कि सचिवालय के पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने और पदच्युत करने की चक्र अनुक्रम पद्धति जानी जाती है। ए दिया है कार्यकाल प्रणाली के रूप में, बी दिया है संवर्ग प्रणाली के रूप में, सी दिया है परिवीक्षा प्रणाली के रूप में और डी दिया है पद पुरस्कार प्रणाली के रूप में। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है कि भारतीय सेवाओं को यदि अपन को वरिष्ठ नागरिकों को यदि पदच्युत करना, उनकी नियुक्ति कहीं और करनी है तो वो जो चक्र अनुक्रम होगा दोस्तों वो किस पद्धति के रूप में जाना जाएगा। तो वो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा कि कार्यकाल प्रणाली के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब वो काम अच्छा करेंगे तभी तो उनको पदच्युत किया जाएगा, यानी कि कार्यकाल प्रणाली दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 43 है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं। पहला दिया है कि यह जमैका में स्थित अंतर सरकारी निकाय है। दूसरा दिया है यह अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में खनिज से संबंधित सभी गतिविधियों को व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अधिदेशित है। तीसरा दिया कि इसने भारत को बहुधात्विक पिंडों के लिए हिंद महासागर में एक क्षेत्र का अन्वेषण करने की अनुमति प्रदान की है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल जो प्राधिकरण है इसके संदर्भ में बताना है। तो जो पहला दिया कि यह एक अंतर सरकारी निकाय है तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही है जो कि जमैका में स्थित है दोस्तों। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि ये जो दोस्तों व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अधिदेशित है तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि अन्वेषण करने के लिए अनुमति प्रदान की है दोस्तों हिंद महासागर में, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 44 है कि शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए दिया है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारों का चयन किया जाता है, उन्हें जवाबदेही ठहराया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है और उन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है। बी नंबर दिया है कि यह संस्थानों के प्रति नागरिकों और देश का सम्मान है जो उनके मध्य आर्थिक और सामाजिक अंतः क्रियाओं को संचालित करता है। और सी दिया है यह संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने तथा ठोस नीतियों और विनियमों को तैयार, कार्यान्वित और परिवर्तित करने की सरकारों की क्षमता है। और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि ये उपरोक्त सभी, यानी कि दोस्तों यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार का चयन किया जाता है, उन्हें जवाबदेही ठहराया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है, उन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि यह संस्थानों के प्रति नागरिकों और देश का सम्मान है जो उनके मध्य आर्थिक और सामाजिक अंतः क्रियाओं को संचालित करता है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि यह कार्यान्वित और परिवर्तित करने की सरकारों की क्षमता है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब बन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 45 है कि भारत में मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया भारत में MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से अधिक है। दूसरा दिया है भारत में सर्वाधिक MMR हरियाणा में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों मातृ मृत्यु दर। तो ये दोस्तों सबसे पहले क्या होता है। मातृ मृत्यु दर दोस्तों एक अनुपात होता है जो कोई किसी निश्चित समय अवधि में प्रति 1 लाख
जीवित शिशु जन्मों के दौरान उसी समय अवधि में मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। और अब अपन देखिए दोस्तों कि जो इसमें पहला दिया है कि भारत में एमएमआर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से अधिक है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि अपन देखें 2014 और 15 में जो था ये दोस्तों लगभग 130 था, जबकि अभी घट कर 2016 और 18 में दोस्तों ये हो गया है 113 हो गया दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों जो इसमें दूसरा है कि भारत में सर्वाधिक एमएमआर जो है वो हरियाणा में है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि अपन देखें तो सबसे अधिक यदि एमएमआर है तो वो दोस्तों असम है, और वहां पे दोस्तों यदि 1 लाख बच्चे होते हैं तो वहां पे दोस्तों 215 जो बच्चे होते हैं वो वैसे दोस्तों खत्म हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा कि केवल एक सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मतदान करने के लिए निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाता है। पहला दिया है पैन कार्ड, दूसरा दिया है ड्राइवर लाइसेंस, तीसरा फोटो युक्त पासबुक और चौथा दिया है फोटो युक्त मतदाता पर्ची। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 4, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें अपन को बताना है कि जो दस्तावेज है दोस्तों मतदान के लिए वो कौन कौन से स्वीकार किए जाते हैं दोस्तों। जो पहला है दोस्तों पैन कार्ड, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्राइवर लाइसेंस भी होता है। फोटो युक्त पासबुक जो है दोस्तों ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फोटो युक्त जो मतदाता पर्ची होती है दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 सही है। क्योंकि दोस्तों यदि फोटो युक्त यदि अपन मतदाता पर्ची यदि अपन यूज करेंगे तो उससे होगा क्या दोस्तों, जो सुरक्षा संबंधी विशेषता उसके अभाव के कारण इसका दुरुपयोग किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए अपन स्वतंत्र पहचान पत्र के रूप में जो दस्तावेज के रूप में इसका उपयोग दोस्तों बंद कर दिया गया है दोस्तों। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 47 है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में हस्तांतरण कर दिया जाता है। दूसरा दिया है कि पूर्ण बहुमत सुनिश्चित करने वाले निर्वाचक मतों का भाग यानी कोटा वैध मतों की कुल संख्या को 2 से विभाजित करके अर्थात आधे वैध मतों से रद्द किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें अपन को बताना है कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है दोस्तों उसके अनुसार अपन को बताना है कि एकल संक्रमणीय मत दोस्तों वो क्या होता है। तो इसमें जो पहला दिया कि प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को अन्य उम्मीदवार के जो प्रथम वरीयता होते हैं उनके मतों में हस्तांतरण कर दिया जाता है दोस्तों। तो यह लगभग को गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों उसको हस्तांतरण न करके उसको रद्द कर दिया जाता है। और जो दूसरा है कि पूर्ण बहुमत सुनिश्चित करने वाले निर्वाचक के मतों का भाग यानी कोटा वैध मतों की कुल संख्या को 2 से विभाजित करके अर्थात आधे वैध मतों से निर्धारित किया जाता है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों मतों का यह निश्चित भाग जो होता है यानी कि जो कोटा होता है वो मतदान किए गए कुल वैध मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा विभाजित करके और भागफल में जो होता है उसमें एक जोड़कर यानी केवल आधा जोड़कर यदि निर्वाचित उम्मीदवार एक ही है तो निर्धारित किया जाता है। यानी कि दोस्तों दोनों बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 48 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज संबंधित है। ए दिया है स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियां संपन्न करने में सहायता करने के लिए सरकारी पहल है। बी दिया है सामाजिक उद्देश्यों वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को निधियां जुटाने की अनुमति देने वाले विनियमित वित्त पोषण मंच से है। सी दिया है वर्ष 1980 के दशक से लेकर वर्ष 2000 के दशक के आरंभ के दौरान जन्मे लोगों के मध्य द्वितीयक बाजार निवेश जागरूकता उत्पन्न करने की सरकारी पहल से है। और डी दिया कि विनियमित वित्त पोषण मंच से जिसमें केवल सोशल मीडिया संबंधी कंपनियां सूचीबद्ध हैं। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों इससे शब्द आ रहा है सामाजिक स्टॉक चेंज यानी कि सामाजिक उद्देश्यों वाले जो काम होंगे दोस्तों उससे संबंधित होगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि सामाजिक उद्देश्यों वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को निधियां जुटाने की अनुमति देने वाले विनियमित वित्त पोषण मंच से है। अब बन जाते दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 49 है कि बाह्य अंतरिक्ष संधि 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया यह देशों को उनकी अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण हुई क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराता है। दूसरा दिया कि इसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र की समिति द्वारा किया जाता है। तीसरा दिया कि भारत हस्ताक्षर करता है और इसने इस संधि की अभिपुष्टि भी की है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो बाह्य अंतरिक्ष संधि है यानी कि 1667, तो इसके संदर्भ में बताना है। इसमें जो पहला दिया कि यह देशों को उनकी अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण हुई क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराता है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया कि इसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र की समिति द्वारा किया जाता है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि भारत हस्ताक्षर करता है और इसने इस संधि की अभिपुष्टि भी की है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। और इसकी दोस्तों अभिपुष्टि 1982 में की गई थी, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 50 है कि सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह योजना सरकारी कामकाज में दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यालय के आधुनिकीकरण पर बल देती है। दूसरा दिया है कि इस योजना के अंतर्गत केवल भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के कार्यालय, संलग्न कार्यालय और दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सामुदायिक निकाय आते हैं। और तीसरा दिया कि इसका कार्यान्वयन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह सही है? ए दिया है केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि अपन को बताना है कि जो सरकारी कार्यालय के आधुनिकीकरण होता है दोस्तों, उसकी योजना के संदर्भ में कौन कौन से सही है। तो जो इसमें पहला दिया कि कार्यालय के आधुनिकीकरण पर बल देती है, इसलिए दोस्तों इसका नाम भी है आधुनिकीकरण, यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसमें दूसरा है कि इस योजना के अंतर्गत केवल भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों के कार्यालय, संलग्न कार्यालय और दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सामुदायिक निकाय आते हैं, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया कि इसका कार्यान्वयन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए।